हिंदी का पहला चैप्टर है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो चलिए हम पाठ के बारे में कुछ जान जाते हैं, फिर उसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपको अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित है कि आपका पहले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम इसको पहले पाठ को फटाफट देख लेते हैं। पाठ क्या है, संक्षेप में हम इसको देखते हैं। तो देखिए, इस पाठ में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने जाति प्रथा, भारत में जो जाति प्रथा का है उसका विरोध किया है। पहले छुआछूत वगैरह हुआ करता था तो उसका उन्होंने बहुत विरोध किया और कई तर्क देकर उसका विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि जो आज के जातिवाद के पोषक हैं, यानी जो जातिवाद को मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो जातिवाद इसलिए मानते हैं ताकि इससे क्या होता है कि लोगों में कार्य कुशलता आती है, मतलब लोगों में दक्षता आती है कि अगर पिता कोई काम कर रहा है तो बेटा भी अगर वही काम करेगा तो वह काम क्या होगा, काम में निपुण होगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर उस बेटे को उस काम में मन नहीं लगता है, वह दूसरा काम करना चाहता है, तो इससे और लेकिन अगर ज़बरदस्ती वो उसे वही काम करने के लिए मजबूर करते हैं जातिवाद के पोषक लोग, तो इससे क्या होता है कि काम बिगड़ जाता है, मतलब काम उतना अच्छा से नहीं होता है। अगर मन लगता है किसी काम में तो आदमी उसे क्या करता है कि एक दिन में, अगर मान के चलिए कोई बढ़ई एक दिन में 100 कुर्सी बना सकता है, और अगर उसको मन नहीं लग रहा है तो वह एक दिन में 50 ही कुर्सी बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी इनकम कम होगी, जिससे कि गरीबी भी फैलेगी। तो इन्हीं सब तर्कों को देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद का विरोध किया है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है कि इसमें जातिवाद जो प्रथा है उसका विरोध करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना ये भाषण दिया था। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। एकदम आराम से समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन आंसर आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर इसका। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेखक जो है वह किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है जिसे विडंबना कहते हैं। मतलब इस आधुनिक समाज में, मॉडर्न दुनिया में भी लोग क्या हुए हैं, जाति प्रथा को आवश्यक मान रहे हैं, यानी उसका समर्थन कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, विडंबना की बात है। और कह रहे हैं कि इसका स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने बताया है कि विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और विडंबना का स्वरूप ये है कि वो लोग तर्क ये देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और जो हमारी जाति प्रथा है, जो इन्होंने बनाया हुआ है जाति प्रथा, वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यही एक विडंबना का स्वरूप है, जो कि गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के जो पोषक हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो उसके पक्ष में उन्होंने निम्न तर्क दिया हुआ है। पहला तर्क वो लोग देते हैं कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। पहला तर्क तो वो लोग ये देते हैं कि यह क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और यह किस लिए आवश्यक है, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। और दूसरा तर्क वो लोग ये देते हैं, दूसरा तर्क आइए अच्छा सा एक कोई तर्क दीजिए, 2 ही तर्क दीजिएगा आपको हो जाएगा। देखिए, दूसरा तर्क आप दे सकते हैं कि ये तर्क आप दे सकते हैं आसान, दूसरा ये वाला, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष होता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्ण संपन्न करता है। जो जाति प्रथा के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति, पिता अगर कोई काम कर रहा है, बेटा भी वही काम करेगा, तो उससे क्या होगा, उसमें दक्ष होगा, वह निपुण होगा और अच्छा काम कर पाएगा, तो इसलिए वह उस कार्य में सफल होगा, इसलिए यह आवश्यक है। तो यही 2 तर्क आप दे दीजिएगा, काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो जातिवाद के पक्ष में जो लोग तर्क दे रहे हैं उसके पक्ष में लेखक ने क्या अपनी आपत्ति दर्ज की है वो देखिए। तो आंसर होगा इसका कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई हैं जो कि चिंतनीय है। पहला वो बताए हैं कि लेखक के दृष्टिकोण से जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। दूसरा, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर आधारित नहीं है, यानी जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो क्या है, स्वेच्छा पर आधारित नहीं है।
अगर पिता जो काम कर रहा है बेटे को उस काम में मन नहीं लग रहा है और वह चाह रहा है कि हम पेशा बदल दें, तो क्या करेगा, वह बदल नहीं पाएगा, क्योंकि श्रम विभाजन उसे बदलने, जाति प्रथा उसे बदलने नहीं देगा। तो इसलिए यह क्या है, यह चिंतनीय है। तीसरा तर्क वो देते हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि पर इसमें कोई स्थान नहीं है। यानी व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि की इसमें कोई स्थान नहीं, कोई स्वेच्छा से अपना कार्य चुन नहीं सकता है। तीसरा उन्होंने बताया है, आगे बताते हैं वो, कि आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक प्रथा है। यह आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा है, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। क्योंकि अगर व्यक्ति का मन नहीं लगता है तो काम कम करेगा, और काम कम करेगा तो इनकम कम होगा, जिससे उससे क्या होगा, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इतना आपत्ति है लेखक की। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसे स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं कहा जा सकता है। ये आपका आंसर है। देखिए आंसर होगा कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो कि आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। इन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को अपने पिता का ही काम करना पड़ता है, चाहे उसमें इच्छा हो या ना हो, इसलिए यह क्या है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो एकदम इसका आसान आंसर होगा। देखिए कैसे हम बता रहे हैं, ये आपका आंसर है कि जो जाति प्रथा है मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी एक पेशे में बांध देती है, चाहे वह उस काम में करे, चाहे वह काम उपयोगी हो या ना हो। तो इसलिए क्या होता है कि वह किसी एक ही पेशे में बांध दिया जाता है उसको, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण उसे भूखों मरना पड़े। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीकी में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्यों को पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारत की जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है। तो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेखक ने किसको माना है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्यों की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। मजबूरी बस जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है और न ही कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक बताया है। लेखक जो है किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक रूप बताया हुआ। चलिए देखिए, कह रहा है कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान हो गई है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है, और इस प्रकार क्या है, आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो उत्तर देखिए, उत्तर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला वो बताते हैं कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा वो बताते हैं कि समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहनी चाहिए
बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोरे से दूसरे छोरे तक संचालित हो सके। यानी कि अगर कोई परिवर्तन होता है समाज में तो वह सब में परिवर्तन हो जाए, ये नहीं कि मतलब हर व्यक्ति उस परिवर्तन को अपना सके, इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। आगे बताते हैं कि समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। और उसके आगे बताते हैं कि सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। आगे बताते हैं कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। और भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस इसमें इतना ही 8 क्वेश्चन है, तो इन 8 क्वेश्चनों को आप अगर याद कर लिए होंगे तो अच्छा है। इससे आपको क्या होगा कि आप अपने जो उत्तर इसका जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास गोधुली किताब है तो इस चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और भी अच्छी तरह से आपका यह चैप्टर तैयार हो जाएगा।